कि पिछला मैं आपको बता चुका था, अधिवेशन 1923 करा चुका ना, विशेष अधिवेशन है, 1923 विशेष अधिवेशन हम कर चुके थे, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, सॉरी मौलाना अब्दुल नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 35 वर्ष की अवस्था में सबसे कम उम्र आयु में क्या बनाया गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। ठीक है, यही स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे, है ना। तो आगे शुरू करेंगे 1924, 1924। बच्चे कल की क्लास का सब कुछ याद है? जिनको याद है वो थम्स अप करके बताएं कि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लूंगा कल की क्लास से तो आप लोग जवाब दे दोगे। बोलो, है इतना विश्वास खुद के ऊपर? तो ये कहाँ हुआ था? 1924 का हुआ था बेलगांव में। कहाँ? बेलगांव। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? ये आपका कर्नाटक में। विशेष बात क्या है कि बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। ऐसे लिख रहे थे ना, महात्मा गांधी कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी एक बार, सिर्फ एक बार, ठीक है, लिख लेना, गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने। और याद रख लेना, जो मैंने बताया था कि आपका नरम दल और गरम दल, इनका एकीकरण हो गया था 1916 में, 1918 में फिर टूट गया था नरम दल गरम दल, कांग्रेस फिर से टूटी थी, है ना। फिर मैंने बताया था मुस्लिम लीग तो 1916 में जुड़ गया था कि भाई हमारा उद्देश्य एक ही है। लेकिन यहां याद रख लेना, 1924 के अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए थे। आज की क्लास में आप पढ़ोगे कि मुस्लिम लीग कैसे बना था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग। क्या बोलोगे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए थे। ठीक है, 1925 कानपुर, 1925 कानपुर। और कानपुर में अब आप लोगों को आंसर बताना है कि अध्यक्षा कौन थी। तो कल बताया था ना आपको बच्चे, 1917, 8 1925 और 8 1933, है ना। 1933 तो कानपुर में कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय हैं। क्या है? पहली भारतीय अध्यक्षा थी, पहली भारतीय अध्यक्षा महिला थी। और पहली थी तो आपकी एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट कौन थी? वो विदेशी थी, वो आयरलैंड की धरती से बिलोंग करती थी। 1926, 1926 आपका गुवाहाटी में हुआ। गुवाहाटी। आप देखोगे अब पूर्वी भारत में बहुत कम अधिवेशन हुए हैं, जिनमें से होने वाला 1926 का गुवाहाटी बहुत प्रमुख है। और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास आयंगर। श्रीनिवास आयंगर। यहां कांग्रेस नेताओं के लिए समिट हुआ। क्या बोला गया कांग्रेस नेताओं से? कांग्रेस नेताओं से बोला गया कि आपको जो है, कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य। कांग्रेस नेता को खादी पहनना जरूरी कर दिया, खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। कांग्रेस नेता को खादी पहनना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। तो दिक्कत 1926 में। इसके बाद में 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर में हुआ था। लाहौर में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। यह इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जो ये अध्यक्ष थे 1929 में, यहां एक प्रश्न भी किया जाता है आपसे कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी? नरेंद्र सिंह जी, मैं बोल दूंगा भैया, जरूर बोल दूंगा मैं आपकी बात। तो क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछे पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज्य की मांग। जैसे मैंने आपको कल समझाया, स्वराज्य की मांग, तो आप लोग बताओ स्वराज्य की मांग को किस वर्ष की गई थी? तो आप बोलेंगे कांग्रेस के अधिवेशन में, दादा भाई नेहरू जी 1906 में। याद है कल का? नहीं, स्वराज्य की मांग 1906 में, है ना। और पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई? ये 1929 का
लाहौर अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, 2 वर्ष ऐसे आएंगे 1930 और 1935 जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। लिख लेना 30 और 1935 कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं, कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं, कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। बहुत बढ़िया एवं थैंक यू। चलो क्या बोलोगे? 1930 और 35 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1931 कराची, कराची कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। लोह पुरुष इन्हीं को तो कहते हैं हम, जिनकी याद में हमने क्या बनाई, कौन सी प्रतिमा बनाई है बताएंगे? स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो बारदेलू सत्याग्रह हुआ था, बारदोली की महिलाओं के लिए संघर्ष किया था 1928 में, आप पढ़ेंगे आंदोलन में आगे। लेकिन यहां 1931 के अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात क्या हुई थी, यहां इन्होंने किसानों के लिए, किसानों के अधिकारों की, किसानों के मूल अधिकारों या अधिकारों की बात की थी, अधिकारों की बात। तो पूछा जाता है कई बार किसानों के मूल अधिकारों की बात कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठी थी, तो क्या बोलोगे? ये आपका 1931 के कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ऐसा बहुत पूछा जाता भी है, वल्लभ भाई पटेल ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना। बहुत बढ़िया संदीप कुमार जी, बहुत बढ़िया आंसर लिखा है आपने, बहुत गजब। विपिन सागर 1931, ठीक है। 1938 और 1939 एक साथ लिख लेना दोनों। 1938 ये हुआ था हरिपुरा गुजरात में, कहाँ हुआ था? हरिपुरा गुजरात में हुआ था। और 1939 हुआ था आपका त्रिपुरी में। त्रिपुरी, त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? एमपी में। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। नेताजी का नाम देखते ही आपको एकदम से नमन करना चाहिए। और सच बताऊं तो नेताजी वास्तविक हकदार हैं भारत की इस आज़ादी के। गांधी जी से अगर बात करते हैं, तुलना करें तो गांधी जी से कहीं ज्यादा हकदार है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी संघ, त्रिपुरी में भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। चलो, गांधी जी का एक अलग योगदान है, गांधी जी के योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं, है ना, इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसका वास्तविक योगदान मानता नहीं हूं, है ना। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसा योगदान जिसमें बाकी लोगों को भूल जाए हम लोग, तो वो गलत है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, ठीक है, यहां पहली बार अध्यक्ष बने और यहां बने दूसरी बार। चलो भाई, यहां पहली बार अध्यक्ष बने तो भैया उग्र उग्र नेता थे, है ना। और इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार से हमको लोगों को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, है ना, उनके सामने हमको किसी भी तरह से झुकना नहीं चाहिए। तो गांधी जी इनकी नीतियों के खिलाफ थे। गांधी जी ने बोला कि भाई सुभाष अब आगे से जो है अध्यक्ष नहीं रहेंगे। दोबारा चुनाव हुआ, फिर दोबारा फिर चुने गए कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रख लेना, सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा गांधी जी के विरोध के चलते हुए भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को जीता था, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको स्पेशल एक क्लास में पढ़ाऊंगा कि उनका जन्म 1897 में हुआ था कटक उड़ीसा में। किस तरह उन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की और किस तरह उन्होंने फिर आईसीएस परीक्षा को छोड़ करके भारत के लिए अपनी उस सिविल सेवा की नौकरी को छोड़ दिया। भारत आए तो कैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, लोग दीवाने थे उनके उस टाइम पे, लोग पागल होते थे। जब वो जहाज से पहुंचे तो हजारों लोग उनको देखने आए थे, मतलब भारत आने से पहले वो चर्चित हो गए थे, है ना। बहुत ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कूटनीति में जैसे चाणक्य थे, तो कूटनीति में महान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने भारत की राजनीति, भारत की स्वतंत्रता को तय किया कि हम कैसे
स्वतंत्रता तय कर सकते हैं, कैसे ये जर्मनी और जापान में जाकर के प्रमुख नेताओं से मिले, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्या इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और आज़ाद हिंद फौज ने हमारे देश के लिए क्या किया। चलो भाई, तो इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया और पट्टाभी सीतारमैया को मिले थे भैया 1377 वोट। कितने वोट मिले थे? 1377 वोट मिले थे। और इधर सुभाष चंद्र बोस जी को मिले थे 1580 वोट। और गांधी जी ने बहुत प्रचार किया था, क्योंकि गांधी जी खिलाफ थे सुभाष चंद्र बोस के। गांधी जी ने कहा था पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। ठीक है, तो समझ रहे हैं देश का उस समय का जो महानायक था महात्मा गांधी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि क्या, कि पट्टाभी सीतारमैया अगर हार जाते हैं तो मेरी हार होगी। उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता कितनी रही होगी उस समय, है ना। तो कांग्रेस में बोलबाला था इनका। तो इसके बाद में जब सुभाष चंद्र बोस अपने काम करने लगे तो गांधी जी मुंह बना करके बैठ गए। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी 14 सदस्य, उसमें से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही क्या बोला कि ठीक है, मैं ही कांग्रेस छोड़ देता हूँ। और यहाँ 1939 में, याद रख लेना, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ दी। क्या कर दिया? कांग्रेस छोड़ दी। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दी? कांग्रेस छोड़ दी। और उनकी जगह अध्यक्ष, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनकी जगह अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने गए। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है, 1939 में आपको आगे पढ़ाऊंगा। यहीं फिर इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बोलोगे? यहीं, बहुत बढ़िया। फिर क्या किया था इन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। वो हम सुभाष चंद्र बोस जी में ही पढ़ेंगे जब मैं उनके बारे में एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा, है ना। 1939 हो गया, सॉरी एक चीज मिस कर गए हम इसमें। 1938-39 से पहले हम एक चीज मिस कर गए, लिख लेना भैया उसको। 1937 फैजपुर, 1937 का फैजपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। और नेहरू के है इसके अध्यक्ष। कौन? नेहरू। ऊपर लिख लेना एक लाइन बच रही हो तो। और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, गांव में हुआ अधिवेशन था। सारे तो कस्बों में या शहर में हुए थे, गांव में हुआ पहला अधिवेशन था ये। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था? तो फैजपुर। कौन सा हुआ था? फैजपुर हुआ था। बहुत बढ़िया, रानी वर्मा बहुत अच्छा लिख रहे हैं। पीईटी में भी पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ, पूछे जाते रहते हैं भैया एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, सभी एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न बनता है। 1937 फैजपुर अधिवेशन में पूछ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? 1940 पे आ जाना भैया। 1940 में हुआ था आपका रामगढ़, झारखंड में। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो यहाँ अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने? अबुल कलाम आज़ाद, जो 1923 के विशेष अधिवेशन में भी बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। और ये टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1939 से 45, है ना। 1939 से 45 चला। और अध्यक्ष उस समय अबुल कलाम आज़ाद। तो याद रख लेना, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि 40 से 45 तक कोई चुनाव नहीं हुआ। फिर सबसे लंबा समय, सबसे लंबे समय तक, क्या बोलोगे? सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आजाद 1940। कोई दिक्कत? राजेंद्र प्रसाद क्या गांधी के आदमी थे? ये क्या बात हुई? गांधी कोई औरत है? ऐसा नहीं, ठीक है। क्या बोलेंगे? रामगढ़, अबुल कलाम आजाद 1940 से 45, सबसे लंबे समय तक 1940 में, ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। 1946 हुआ था मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन। और ये थे जेबी कृपलानी। क्या बोलोगे? जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
और 1947 तक अध्यक्ष ये ही रहे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष 1947 तक रहे, है ना, जेबी कृपलानी। 1947 में कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया, जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष थे। फिर बात आई गांधी जी के फेवरेट कैबिनेट जो थे पट्टाभी सीतारमैया, वो तो हार गए थे, तो अब उनको भी खुश करना था। तो पट्टाभी सीतारमैया को यहाँ 1948 में जयपुर में खुश करने के लिए समझ लो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का आप आज भी देखते हो ना, क्या क्या नीतियां हैं उनकी। तो जो अच्छे नेता हैं उन लोगों को वो ऊपर नहीं आने देते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, दमनकारी नीतियां, वो उसको प्रमुख बनाकर रखना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो वर्चस्व खत्म हो जाए, कोई और पकड़ बना ले। कितने अच्छे नेता हैं, सचिन पायलट जैसे कितने अच्छे नेता हैं, क्यों ही नहीं प्रमोट कर देते हैं? बनाओ ना अध्यक्ष सचिन पायलट जी को, इतने बढ़िया कद्दावर नेता नहीं बनाएंगे, है ना। बना देना चाहिए वैसे, उसी में कांग्रेस का भला है। 1948 में क्या बोलोगे? जयपुर। क्या बोलोगे? जयपुर। जयपुर में अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया यहां तक की बात में मेरे लाल? कोई किसी को परेशानी? चलो थम्स अप करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, थम्स अप करके बताएंगे बच्चे। विश्व युद्ध कब से कब तक चला सर जी? सेकंड वर्ल्ड वॉर यार मैं कम से कम 400 बार आपको बता चुका हूं आज तक जब से पढ़ा रहा हूं। 1939 से 45 ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, ये था सेकंड वर्ल्ड वॉर। चलो कोई दिक्कत? बोलो फटाफट से। बहुत बढ़िया, चलो चलो। कमेंट क्यों बंद हो गए? कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा कैसे हो जाएगा कमेंट नहीं कर रहा होगा कोई? ऊपर देखो लाइव व्यूज रुके हुए हैं। तुम क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो बैठ के? है भाई रजनीश, ऐसे कैसे बात बनेगी? कमेंट पे लगाओ इसको। चलो यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत भी है किसी को? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से एकाग्र होकर अगर पढ़ रहे होगे तो कोई समस्या हो नहीं सकती। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गांधी जी के बारे में बताइए। गांधी जी के बारे में जो गांधी जी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जब 1915 वर्ष आ जाएगा ना हमारा। अभी तो 1885 पाए बच्चे हम, है ना। अब आएंगे एक घटना पर, बंगाल विभाजन। नोट बनाना अच्छे से, बंगाल विभाजन। बंगाल जानते हो ना बच्चे किधर पड़ता है नक्शे में? ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा जो भारत के नक्शे से परिचित ना हो कि कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कभी भी नहीं होना चाहिए आपके साथ में। तो ये जो हिस्सा है जहां आज का बांग्लादेश है, आज का बांग्लादेश है, जो बिहार है, जो उड़ीसा है, जो झारखंड है, जो छत्तीसगढ़ है, ये सब कहाँ थे आपके? इधर बंगाल में लगते थे, है ना। किधर लगते थे? ये सब बंगाल में लगते थे। अब जब बंगाल में लगते थे तो इस बंगाल को विभाजित किया गया दो हिस्सों में। एक तो आज वाला इधर इलाल वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? पूर्वी बंगाल। क्या बोलोगे? पूर्वी बंगाल। और इधर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी बंगाल। क्या बोलोगे? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो कहने का मतलब है, ध्यान से देखना, ये जो हमने बोला कि पश्चिमी बंगाल, इसमें आगे आपके पश्चिम बंगाल में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। और पूर्वी बंगाल में आपका कौन कौन से आ गए? जो आज की बात करते हैं, बांग्लादेश, असम, बांग्लादेश, आज वाला बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश अलग कब हुआ था हमसे? 1971 में। हमेशा से अलग थोड़ी था। पहले भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब दो पाकिस्तान बने। दो पाकिस्तान में से एक पूर्वी पाकिस्तान को हमने 1971 में बांग्लादेश बनाया, है ना। देखो ध्यान से,
चलो यहां देखना ध्यान से, क्या मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। तो बंगाल को दो हिस्से में क्यों बांटा गया, वाई? अंग्रेजों ने यह देख लिया था कि अब जो ये भारतीय हैं इनको कैसे तोड़ा जाए। बंगाल जो एक जड़ होता था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, आपने देखा होगा मैक्सिमम बुद्धिमान लोग हों, प्रबुद्ध लोग हों, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हों, बाकी और भी बहुत सारे क्रांतिकारी, चाहे आपका उस समय के रविंद्रनाथ टैगोर को आप ले लीजिए। तो मतलब बंगाल और संघर्ष भी अंग्रेजों ने कहाँ किया, बंगाल में। तो बंगाल एक जमीन रही जो अंग्रेजों से टकराव के लिए जानी जाती है। बंगाल की आबादी बहुत थी उस समय, अगर देश की आबादी में आपको बताऊं तो देश की आबादी हुआ करती थी 40 करोड़। देश की कुल आबादी कितनी थी उस समय, हमारे देश की आबादी लगभग थी 40 करोड़। 40 करोड़। और बंगाल की जो आबादी थी, जो ये बंगाल क्षेत्र था, बंगाल की आबादी थी भैया 8 करोड़, मतलब 8.5 करोड़ के लगभग थी। 8 करोड़ एक राउंड फिगर में हम अपना काम चला सकते हैं। समझने की बात क्या है वो समझना है। 8 से 8.5 करोड़, मतलब जैसे रिपोर्ट गई थी रिजले की तो उसने उसमें 78 मिलियन लिख करके भेजा था। 78 मिलियन मतलब 7 करोड़ 80 लाख उसने लिख करके भेजा था, और आंकड़े अलग अलग। तो 8 से 8.5 करोड़ आप इसे वेरी कर सकते हैं। तो बंगाल की जो ये आबादी थी, तो आप देख सकते हैं भैया 20%, कितना, 20% आबादी इस हिस्से में रह रही थी। तो इस हिस्से को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने चाल चली कि हम इनको सांप्रदायिकता के रूप पर, सांप्रदायिकता को आधार बना करके तोड़ दें, इनको हिंदू मुसलमान में बांट दें। क्या बांटा गया, पूरे बंगाल को हिंदू मुसलमान में बांटा गया। तो देखना कौन से दो हिस्से बने, मैंने बोला आपसे पूर्वी बंगाल बना और पश्चिमी बंगाल बना। क्या बोलोगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, वेरी गुड। दिखाना इसकी क्या बात है, सर जी गलत बोला आपने, बंगाल में 4 स्टेट थे 1912 में बंगाल, और बिहार 1936, बिहार और उड़ीसा 2000 में। तो क्या बोलते हो, कुछ भी बोल देते हो। मैंने कुछ ऐसा बोला इतने स्टेट थे, स्टेट किसी में होते ही नहीं, स्टेट से टूट के स्टेट अलग होता है यार, है। छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो ये आपका प्रादुर्भाव है, जन्म हुआ है सन 2000 में हुआ है। अबे पगलू क्या लिख रहा है पता नहीं, ज्ञानी पुरुष अपना अध्ययन कर पहले। यहां देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने, बोला कि बंगाल जो क्षेत्र था जिसमें हमारे उड़ीसा, बिहार है ना, आज का पश्चिम बंगाल, और पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश और असम शामिल होते थे। मैंने आपसे इतनी बात कही है। तो देखना पूर्वी बंगाल को किस आधार पर इन लोगों ने बांटा। पूर्वी बंगाल में क्या था, पूर्वी बंगाल में लोग थे 3 करोड़। कितने थे लोग, थे 3 करोड़। कितने लोग थे, 3 करोड़ लोग थे, जिसमें से 1.8 करोड़ थे मुसलमान, 1.8 करोड़ थे मुस्लिम, और 1.2 करोड़ में बाकी हिंदू और बाकी अन्य लोग, है ना। 10-5 लाख में और लोग भी थे हिंदू, 1.2 करोड़। अगर मैं बात करता हूं जो आपका, देखना ध्यान से, मैंने बताया जो पश्चिम बंगाल था, जो पश्चिम बंगाल इन्होंने बनाया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा इन्होंने। तो पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या थी ये थी लगभग आपकी भैया आप बोल सकते हैं 5 करोड़ के आसपास जी। कितनी जनसंख्या थी, 5 करोड़ लोग थे इधर। और इन 5 करोड़ लोगों में से जो मुस्लिम थे, वो मुस्लिम कौन थे, लगभग 1 करोड़ के। 1 करोड़ कौन थे, मुस्लिम। और लगभग मैं बोलूं तो 4 करोड़ में बाकी पॉपुलेशन थी, 3.25 करोड़ से 4 करोड़, यानी हिंदू हम कह सकते हैं। तो मुझे एक चीज का आंसर देना बच्चे, इधर कौन ज्यादा है और इधर कौन ज्यादा है, फटाफट से बोलेंगे, इधर कौन ज्यादा है और इधर कौन ज्यादा है। और मुस्लिम लोगों को और हम हिंदुस्तानियों को ये पता तक भी नहीं चला, मुस्लिम लोगों को उकसाया गया अंग्रेजी शासन के द्वारा कि आप लोगों को यहां हम क्या करने जा रहे हैं, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक का मतलब होता है संख्या में ज्यादा, अल्पसंख्यक का मतलब होता है, अल्प मतलब थोड़े, संख्या में थोड़े। तो अंग्रेजों ने चाल चली
अंग्रेजों ने चाल चली भैया, क्या बोला मुसलमानों को कि हम आपको इस तरह इकट्ठा करना चाहते हैं जैसे कि आप मुगल शासन में थे, आप ताकत थे मुगल शासन में एक मुस्लिम, और अगर हम भारत क्या बोलते थे, हम अंग्रेज जब चले जाएंगे तब आपका क्या होगा, है ना, क्योंकि आप लोग मेजोरिटी में नहीं है, आप लोग माइनॉरिटी में। तो इस तरह इन्होंने इसको बांटा और सांप्रदायिकता के जन्म देने के लिए बंगाल विभाजन को इन्होंने किया। बहुत विरोध हुआ, बोलेंगे कंफ्यूजन था सर 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, बेटा इस पर रिसर्च करो, 1971 में आजाद हुआ नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। अब देखना इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव समझना भैया। तो प्रभाव अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या था, बंगाल विभाजन घोषणा, प्रभाव तो यही पड़ा कि इन्होंने बांट दिया। घोषणा कब हुई थी बंगाल विभाजन की, तो बोलना 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। दो तो ये तिथि बड़ी पूछी जाती है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया था, ये लागू हो गया था। बंगाल विभाजन का कोई प्रस्ताव पूछे तो बताना एंड्रयू फ्रेजर। किसने दिया था, एंड्रयू फ्रेजर ने, जो पुलिस आयोग का अध्यक्ष था उस समय। पुलिस आयोग में आपको लिखा चुका हूं पहले ही। प्रस्ताव किसने दिया, एंड्रयू फ्रेजर ने। आपसे पूछे बंगाल विभाजन किसके दिमाग की उपज था, किसके दिमाग में ये सबसे पहले आया था, तो जो ये आपका क्या बोलोगे, विलियम वैडरबर्न था, कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुका। और इस समय बंगाल में सरकार की तरफ से राज्य सचिव कौन था, राज्य सचिव था आपका रिजले। जैसे आपने 1858 का शायद आप अधिनियम पढ़ चुके होंगे पॉलिटी में। 1858 के अधिनियम में क्या किया गया था, जो गवर्नर जनरल पद था उसको खत्म करके वाइसराय बनाया गया, और एक पद, नया पद राज्य सचिव नाम से, स्टेट सेक्रेटरी नाम से सृजित किया गया था, बनाया गया था। तो ऐसे ही ये राज्य सचिव थे उस समय, रिजले। तो ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं बंगाल विभाजन से। कोई दिक्कत इतनी बात में भी है, इतनी सी बात में कोई दिक्कत, एक बार बोलेंगे बंगाल विभाजन क्यों हुआ, अंग्रेजों का क्या मानना था, क्यों ये करना चाह रहे थे, आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, यहां तक की छोटी सी बात में कोई दिक्कत। अब बात आती है इस समय जो वायसराय था, मैंने बताया ना भारत की स्थितियों के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ के कौन आया था, ये करजन परिचित था सबसे। करजन के टाइम पे मैंने बताया 1898 से 1905 करजन है। कौन है, करजन है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, करिश्मा सिंह जी एकदम ठीक लिख रही हैं। तो वायसराय कौन था आपका, करजन था। कौन था, करजन था। एक बच्चा पूछ रहा है गुरुजी वायसराय कौन था, कुलदीप कुमार। बड़ा वायसराय पढ़ाई नहीं थे मैंने आपको, मैंने क्या बोला था वहां, अगर घटना आएगी तो आपको उत्तर देना, आप उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं। ये कैसा अध्ययन हुआ तुम्हारा, ये मैं बता चुका था आपको पहले ही, करजन के समय हुआ था। ये तो मैं नहीं भी लिखा था तो भी आपको ये रिलेट करना था। ठीक है, कोई दिक्कत। वायसराय कौन है, ये आपका करजन था। बांट दिया गया भैया। लक्ष्य क्या था, मैंने बोला अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था, क्या करना चाह रहे थे, तो लक्ष्य था सांप्रदायिकता को जन्म देना था, सांप्रदायिकता को जन्म। सांप्रदायिकता मतलब धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाह रहे थे हिंदू मुसलमान में, और इस पर ये काबू भी होंगे। अब जब ये काबू हो गए और लागू कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को, कब, 16 अक्टूबर 1905 को, सबने विरोध किया, सबने विरोध किया, सबने विरोध किया। तो 16 अक्टूबर 1905 को बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जाता है कि इसको बोलते हैं बंगाल का शोक दिवस। ऐसा नहीं है हिंदुओं ने, मुसलमानों ने भी मनाया बंगाल का शोक दिवस, कि भाई हम लोग बांट दिए गए। बंगाल का शोक दिवस, जगह जगह सभाएं हुई, इसकी आलोचना की गई, है ना। इसी को हम राखी दिवस के नाम से जानते हैं, राखी दिवस। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, वंदे मातरम लोगों ने गाया, वंदे
मातरम गाया, और उस समय का सबसे प्रचलित हुआ था गायन में वंदे मातरम, है ना। वंदे मातरम गाया लोगों ने। और क्या बोलेंगे, वंदे मातरम गाया। एक गीत लिखा गया आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला, कमेंट सेक्शन में बताओ किस देश का, जब बांग्लादेश, सॉरी अब तो मैंने ही बोल दिया, तो ये बांग्लादेश का क्या बन गया था, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी ये बाद में बना। अमार सोनार बंगला किसने लिखा, बोलो। घोषणा किसकी हुई गुरुजी, ये तो लिख दो। गणेश, बेटा तुम्हें मैं नर्सरी में भेजूंगा, हैं। देखा, इसे ये नहीं पता घोषणा किसकी हुई है। अबे कमजोर दिमाग, कच्चे दिमाग के बच्चे, जो पढ़ा रहा हूं बच्चे, टॉपिक क्या चल रहा है, बंगाल विभाजन है। ये तो ऐसा नहीं नर्सरी के बेटा हाथ पकड़ के भी लिखवाऊंगा मैं तुम्हारे घर आके तुमसे। अमार सोनार बंगला लिखा गया। और साथ में अमार सोनार बंगला किसने लिखा, ये तो जानते होंगे सभी लोग, कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। एक लिखा गया सुदेश गीतम, सुदेश गीतम लिखा गया, सुदेश गीतम लिखा। तो मतलब साउथ में भी विरोध हुआ था इसका, और ये दक्षिण के हैं। सुदेश गीतम को किसने लिखा था, ये लिखा था सुब्रमण्यम स्वामी ने। किसने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, सुब्रमण्यम स्वामी तमिलनाडु। तो कहने का मतलब है सभी जगह विरोध हुआ, लेकिन कांग्रेस के थे ना नरमपंथी नेता, नरम दल वाले नेता, वो कहते थे बाहर क्यों विरोध कर रहे हो इसका, बाहर इसका विरोध करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, अमार सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के एकदम ठीक आंसर आ रहे हैं। बंकिम चंद्र आंसर देने वाले सारे बच्चे गलत हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या बनाया गया, जब ये लागू हो गया बंगाल विभाजन, तो इस दिन मनाया गया किसको, इसको हम बोलते बंगाल का शोक दिवस, राखी दिवस, वंदे मातरम, अमार सोनार बंगला प्रचलित हुआ, क्या बोलोगे, वंदे मातरम गाया गया सब जगह, तो बड़ा विरोध हुआ। और इसी के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में लिखना, बंगाल विभाजन के विरोध में घोषणा हो गई थी, विरोध बहुत हो रहा था, लेकिन नहीं माने अंग्रेज, उनको तो करना था ये। बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905, 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई। कहाँ मीटिंग हुई, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई। ठीक है, क्यों हुई, किस लिए हुई थी मीटिंग, कि बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया, क्या डिसीजन लिया गया, और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। तो कई बार पूछा जाता स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, पहली बैठक कब हुई। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, समझे। कौन लोग नेतृत्व कर रहे थे इसका, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआती नेतृत्व किया था, ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और इनके साथ थे आपके आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, कोई दिक्कत, आनंद मोहन बोस, कोई दिक्कत भी है इतनी बात में। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है कि यह स्वदेशी आंदोलन था क्या। हम लोग नमक के लिए, नमक कहां से आता था हमारा, बाहर से, लिवरपूल। चीनी हमारी बाहर से आती थी। कपड़े हम मैनचेस्टर के पहनते थे भारतीय, क्योंकि अंग्रेजों ने व्यापार फैला दिया था अपना, सस्ते दाम पर उपलब्ध करा रहे थे बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलोगे, आप कहोगे स्वदेशी आंदोलन था भैया जी विदेशी चीजों का बहिष्कार। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या बात रखी गई, देखो ध्यान से नोट करना, ध्यान से लिखना। स्वदेशी आंदोलन में मतलब अपने देश की चीजों को अपनाओ। स्वदेशी आंदोलन में
विदेशी वस्तुओं विदेशी वस्तुओं को, विदेशी वस्तुओं से क्या मतलब है? नमक, वस्त्र, शिक्षा। इन्होंने बोला अंग्रेजों की शिक्षा को भी मत ग्रहण करो, अपने स्कूल खोलेंगे, चीनी आदि। तो विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कृत किया गया। बहिष्कृत मतलब मना किया कि भाई इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। बहिष्कृत किया गया। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, इसमें बोलते हैं कि स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने के लिए जब यहाँ लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में उपवास रखा, तो यहाँ देखना ध्यान से, उपवास रखने के बाद में बोलते हैं ये जो सारा स्ट्रक्चर था, ये टोटल, ये किसने दिया था? ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। याद रखेंगे नाम, बोलो क्या नाम है? स्वदेशी आंदोलन का जो सुझाव दिया था, स्वदेशी आंदोलन का जो सुझाव दिया था, सर जी चटगांव किधर आता था? चटगांव इधर आता था पूर्वी बंगाल में। चटगांव शस्त्रागार हत्याकांड जरूर बताऊंगा मैं, जरूर जरूर बताएंगे भैया, है ना। इतिहास, इतिहास कब तक खत्म होगा भैया? 6-7 क्लास और होंगी, है ना, 6-7-8 क्लास और होंगी। बेटा दूर जाना चाह रहे हो, है ना, खत्म करवाना चाह रहे हो, ये सोच रहे हो गुरुजी कैसे चले जाओ बस, हैं, खत्म करके। सही है बेटा, कोई बात नहीं। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तु और नमक वस्तु, नमक, वस्त्र, शिक्षा, चीनी आदि को क्या किया गया? बहिष्कृत किया गया। बोले अंग्रेजी को नहीं, इनको मतलब जो अंग्रेजी सामान है इसको स्वीकार मत करो। इस दौरान इस आंदोलन को चलाने के लिए समितियां बनी थी कुछ। एक बनी थी स्वदेशी बांधव समिति। तो पूछा जाता है स्वदेशी बांधव समिति जो थी, इसको किसने स्थापित किया था? तो ये थे अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है भैया, स्वदेशी बांधव समिति। एक बनी थी डॉन सोसाइटी, ये शिक्षा के लिए इन्होंने बोला था कि भाई शिक्षा के लिए अंग्रेजी जो फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह है ना, या ये इनके जितनी भी शिक्षा प्रणाली थी इसका बहिष्कार करो और हम लोग अपने स्कूल कॉलेज खोलेंगे, अपनी शिक्षा नीति से चलेंगे। सतीश मुखर्जी क्या चलाया? डॉन सोसाइटी को। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। हाँ बच्चे, मैं एक एक चैप्टर इतना बेहतरीन कराऊंगा। देखो अभी मैंने आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं, इतिहास जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तब पता है मैं क्या करूंगा? तब फिर मैं आपको टारगेट दूंगा, भैया आज गुलाम वंश पढ़ लेना, और मैं भी साथ में पढ़ूंगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। और तब मैं ये चाचूंगा कि हमसे कुछ मिस तो नहीं हो गया कहीं। फिर मैं प्रश्नों का एक संग्रह ढूंढूंगा कि अच्छा ये प्रश्न हम लोग, हमारे बच्चे नहीं बना सकते हैं इस थ्योरी को पढ़ के। तब वो सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कराऊंगा। और जिस दिन वो प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा इतिहास का, तो आप कहोगे भैया हम किसी भी परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं, किसी भी परीक्षा को। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जो मैंने पढ़ाया है ये लगभग 95% हो जाएगा, है ना, 5% में बाकी चीज़ें बचेंगी। डॉन सोसाइटी सतीश मुखर्जी किसके लिए थी? याद रख लेना, ये शिक्षा के लिए। क्या बोला मैंने? शिक्षा के लिए थे, शिक्षा के लिए थी डॉन सोसाइटी। और इसके बाद में क्या किया गया? रंगपुर नेशनल कॉलेज, रंगपुर नेशनल कॉलेज खोला गया। पहला कॉलेज है रंगपुर नेशनल कॉलेज, बंगाल विभाजन के बाद का पहला कॉलेज है। कहाँ खोला गया था? 1905 कलकत्ता, शांति निकेतन से प्रेरित होकर के। रविंद्रनाथ टैगोर चलाते थे ना शांति निकेतन। 1905 कहाँ? कोलकाता। तो लिखना भैया, बंगाल विभाजन के बाद खोला गया पहला स्वदेशी कॉलेज था, स्वदेशी अपना पहला स्वदेशी कॉलेज, बंगाल विभाजन के बाद में पहला स्वदेशी कॉलेज। कॉलेज कौन सा था? वो था रंगपुर नेशनल कॉलेज। एक लेकर के आए हम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कि भाई हम लोग अब शिक्षा अपनी बनाएंगे, शिक्षा प्रणाली। तो उसके लिए एक काउंसिल चाहिए जो डिसीजन ले।
तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद हमने बनाई थी 1906 में, ठीक है। और 1906 में ही याद रख लेना बंगाल नेशनल कॉलेज भी बना था। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज बना था 1906 में, ठीक है। और याद हो आपको तो यही वो 1906 है जिसमें कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और दादा भाई नेहरू जी अध्यक्षता कर रहे थे। तो यहां किसकी मांग हुई थी? स्वराज्य की, स्वराज्य की मांग हुई थी। तो वो बंगाल विभाजन के बाद हुई मांग थी। और मैं पूछ लूं जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, उस समय कौन थे अध्यक्ष? तो कमेंट्स फुल हो जाने चाहिए। गुरुजी आपसे दूर नहीं, आपके हृदय में रहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा ही होता है बच्चे, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, फिर दोबारा आएगा कभी, दोबारा पढ़ोगे। हम नहीं पढ़ाएंगे इतिहास, कोई और पढ़ाएगा, है कहीं और पढ़ोगे, अपना अध्ययन करते रहोगे ना हमेशा। तो मतलब इतना ये जो चीज़ें सिखाई हैं इतना पता होना चाहिए कि क्या सिखाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सच में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप वो बच्चे जानते होंगे इस बात की उपयोगिता जो कहीं और पढ़े होंगे, या छोटी परीक्षा के लिए इतना इतिहास किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट। बहुत कोर्स देखे बच्चे मैंने, बहुत बहुत कोर्स भी देखे मैंने, बहुत अध्यापक भी देखे हैं, है ना। एक तो होता समझाना, समझा दो ठीक है, बच्चा आप भूल जाओगे, अभी आप इतने विकसित नहीं हो, है ना। एक तो बच्चा कह रहा था ना बंगाल विभाजन की घोषणा तक भी नहीं लिखा, तो उनको लिखा चाहिए सब कुछ, समझते आप, छोटा बच्चा है अभी, मैं भी समझता हूँ, हाँ लिखना जरूरी है। अब जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, जब चीज़ों की समझ हो जाएगी आपको, आपका अध्ययन थोड़ा सा हो जाएगा, तो आप बोल के भी समझने लग जाओगे। ओके, तो बात है कि ये बहुत विशेष है, इसका आप एहसास भी शायद नहीं कर पा रहे होंगे कि कितना विशेष हमने पढ़ लिया है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं कि ये क्या था, क्यों था। हमने सिर्फ फैक्ट फैक्ट नहीं लिखे हैं कि बंगाल विभाजन ये हुआ क्यों, 1857 क्रांति हुई क्यों, कांग्रेस के अधिवेशन होते थे क्या बात करते थे, नरम दल और गरम दल क्यों थे, नरम दल क्या था, हम हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906, ये आपको कभी नहीं भूलना है, 1906 में याद रख लेना, वो भी आपका कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन का जो विरोध हुआ था, बंगाल विभाजन का ये विरोध चल रहा है ना सब, के विरोध को दबाने के लिए किसको बुलाया गया था? विरोध का दमन करने के लिए, बहुत बढ़िया, विरोध का दमन, दमन मतलब बच्चे उसको दबाने के लिए, दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था कार्लाइल को। बहुत पूछा जाता है, इसको कार्लाइल को नियुक्त किया गया कि भाई ये जो विरोध है इसको खत्म करो। कार्लाइल को नियुक्त किया गया, ठीक है। अब अंग्रेज इस चीज में तो कामयाब हो गए कि हिंदू मुसलमानों में हम लोगों को बांट दिया। अब मुसलमानों के साथ एक चाल और चलते हैं, बोलते हैं कि तुम पूर्वी बंगाल में क्या हो चुके हो, बहुसंख्यक हो चुके हो, बहुत सारे लोग हो, तो तुम अपना संगठन बनाओ। ये कांग्रेस जो है ना, ये कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है, और ये कल मांग करेगा तो कल हिंदुओं के लिए मांग करेगा। किसके लिए? हिंदुओं के लिए। आपका संगठन कहाँ है? मिंटो जैसे लोगों ने चाल चली, सांप्रदायिक निर्वाचन का आपने पढ़ा होगा ना, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 पॉलिटी में। तो वो कौन है? वो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक है मिंटो। उसी ने ये सब सारा बखेड़ा अपने टाइम पे किसका किया? मुस्लिम लीग का। लोगों को भड़काया, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो यहां याद रख लेना, मुस्लिम लीग जो था ना, मुस्लिम लीग, इसने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया। बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया क्योंकि इन लोगों को अपना हित लग रहा था। ये कह रहा था कि हम अपना संगठन बनाएंगे, मुसलमानों की मांग अलग से रखेंगे। विरोध नहीं किया क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय आ गया था आपका। कब? देखो 1905 में मुस्लिम लीग नहीं था, कभी ये सोचने लग जाओ जो 1905 में था नहीं। बात है कि विरोध तो लंबे समय तक चला। 1911 में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया और 1905 से 11 तक विरोध चलता रहा।
तो ये जो मुस्लिम लीग था ये 1906 में बना था। कब बना था? 1906 में। मुस्लिम लीग कब बना? 1906 में बना। ठीक है, कब बना था? 1906 में। कब बोलेंगे? 30 दिसंबर 1906। 28 दिसंबर 1985 कांग्रेस की डेट है, 30 दिसंबर 1906। कहाँ? ढाका। और इस समय वायसराय था मिंटो, जिससे ये लोग मिले थे। क्या बोलोगे? जो इस समय वायसराय था, सॉरी, इस समय जो वायसराय था ये था आपका कौन? मिंटो। मिंटो से ये लोग मिलते हैं, और मिंटो को इसीलिए हम बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। क्या कहा जाता है मिंटो को? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। बहुत बढ़िया। कौन कौन लोग थे जो मिले हैं जाकर के मिंटो से? तो ढाका के नवाब, ठीक है, 1906 में बना। और 1906 में जब इसको बनाया गया तो ये किसके द्वारा बनाया गया? तो संस्थापक लिख लेना इसके। संस्थापक हैं इसके सलीम उल्लाह खां, क्योंकि नेतृत्व करने के लिए एक मजबूत आदमी चाहिए था, और ये उस समय जो बंगाल था, बंगाल के नवाब थे। कौन थे? नवाब। बंगाल के नवाब तो जी अंग्रेजों के टाइम पर खत्म हो गए, तो दरअसल में पूरे बंगाल के नवाब नहीं थे, ये थे ढाका के नवाब। छोटे से क्षेत्र के नवाब बचे हुए थे। कहाँ के नवाब थे? ढाका के नवाब थे। तो इनको आगे किया गया बाकी लोगों ने, कमेटी ने। ठीक है, पहला अध्यक्ष कौन बना? आपसे पूछे, देखो संस्थापक अध्यक्ष पूछ ले तो सलीम उल्लाह खां, लेकिन पूछ ले कि मुस्लिम लीग जब बन गया उसके बाद पहले अध्यक्ष कौन बना था, तो पहला अध्यक्ष बना था बकर मुश्ताक हुसैन। कौन बोलोगे? बकर मुश्ताक हुसैन। बकर मुश्ताक हुसैन। को दिक्कत? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चे यहाँ एक बात देखने की बात है, तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध नहीं किया था। तो ये बंगाल विभाजन, जब इसका विरोध चलता रहा लगातार, तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? हार्डिंग सेकंड के टाइम पर। बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया था? बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया। रद्द किया गया। एक बार बताओगे क्या मैं आपको दिल्ली दरबार लिखवा चुका हूं? 1877, 1903 करजन के टाइम पे लगा था दूसरा, जब एडवर्ड सेवंथ आने थे, लेकिन एडवर्ड सेवंथ और उसकी रानी अलेक्जेंड्रा आनी थी, लेकिन अलेक्जेंड्रा नहीं आई। एडवर्ड ऑफ ड्यूक नॉट आया था उसकी जगह पर, छोटा भाई अलेक्जेंडर सेवंथ का, सॉरी उसका एडवर्ड सेवंथ का छोटा भाई आया था, ड्यूक ऑफ नॉट। तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था, तीसरे दिल्ली दरबार में। लिखाया या नहीं लिखाया अभी बताएंगे, नहीं तो फिर लिखाता हूँ। तृतीय दिल्ली दरबार में। और तीसरे दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे, और इसी में घोषणा की गई थी कि जो राजधानी है वो भी कहाँ बनेगी? राजधानी भी अब दिल्ली बनेगी। घोषणा हुई थी 1911 में, बनी 1912 में थी। करा दिया? बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, करा दिया करा दिया करा दिया। नो वाले कौन है? नो वाले ये वो हैं जो बीच में से पढ़ते हैं। चलो, तो विभाजन को रद्द कर दिया गया किसके समय पर? हार्डिंग सेकंड के टाइम पर रद्द कर दिया गया था। किसके समय पर? हार्डिंग सेकंड के समय पर। हार्डिंग सेकंड के समय पर तीसरे दिल्ली दरबार में ये प्रमुख घोषणा हुई थी भैया। ठीक है, नहीं सर नहीं कराया। एक आध बच्चा कह रहा नहीं कराया, और बाकी बच्चे कह रहे हैं जी सर करा दिया। तो ये नहीं वाले जो हैं इनको मैं मूर्ख कहना चाहूंगा, मूर्ख। ओके, यहाँ याद रख लेना 1911 में ही क्या हुआ था? 1911 में ये घोषणा हुई थी कि कोलकाता से राजधानी अब दिल्ली बनेगी। 1911 में दिल्ली राजधानी घोषणा बनी नहीं थी, दिल्ली राजधानी की घोषणा हुई। बनी कब? बनी थी 1912 में। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। नई दिल्ली शहर बसा, मैं बार बार बताता हूं आपको, नई दिल्ली नहीं था तब, तब दिल्ली हुआ करता था। नई दिल्ली शहर बसा था 1927 में। तो देखना जमीन आसमान का अंतर है दोनों प्रश्नों में। नई दिल्ली शहर बसा 1927 में, और नई दिल्ली राजधानी बनी,
राजधानी बनी 1931 में। तो पहले दोनों बात चीज़ों में अंतर है, 1912 और 1931 में अंतर है। 1912 दिल्ली राजधानी, दिल्ली तो पुराने समय से थी, अनंगपाल तोमर के समय से, है ना, और दिल्ली का उसका पुराना नाम था नई दिल्ली। नई दिल्ली 1927 में बसाया गया है और 1931 में इसको राजधानी बनाया गया है। बहुत बढ़िया। तीसरे दिल्ली दरबार में, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ठीक है, यहाँ तक की इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, अब देखो यहाँ अगली बात पर आएंगे। यहाँ हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक हमारा, गांधी युग से पहले की बात। कल हमारा एक टॉपिक शुरू होगा, गांधी युग से पहले की बात। गांधी युग से पहले की बात। मतलब जो जैसे गदर आंदोलन वगैरह चले, होम रूल लीग चले, तो ये मैं आपको बताऊंगा गांधी युग से पहले की बातें क्या क्या थी, कौन कौन सी चली, उन संस्थाओं ने भारत की आज़ादी के लिए क्या क्या किया। और धीरे धीरे फिर गांधी जी का टॉपिक आ जाएगा। गांधी जी के साथ साथ हम पढ़ेंगे बाकी संगठनों के बारे में, तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जानेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे, है ना। और आप किसके बारे में जानेंगे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाकी अन्य क्रांतिकारी। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, पढ़ना चाहिए और विशेष तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।